Hello everyone, I hope you are taking good care of yourself. I am Sanya and I teach psychology. So today we are going to talk about chapter 3 from class 11th NCERT, the basis of human behavior. Basically I am just going to introduce the chapter to you. If you have any doubts या कहीं पर भी आपको लगे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, you can always ask me the questions. Like, share and comment if you want more, and I'll see you at the end of the video. So this is the chapter number 3 of class 11 psychology, the basis of human behavior. So basically इस chapter में हम बात करेंगे कि human behavior किन किन factors से influence होता है. सो हम सबसे पहले बात करेंगे एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की. ये बिलीव करता है दैट हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, हर कोई यूनिक होता है एंड इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है वो जीन्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से या हमें फैमिली से इनहेरिट हुए हैं. एंड दूसरा रीज़न ये है कि किस तरीके से हमारे वो जीन्स हमारे इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं. बायोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं दैट हम हमेशा से इस तरीके के नहीं थे कि होमो सेपियंस या फिर ये जो ह्यूमन स्पीशीज़ है ये बहुत सालों से इवॉल्व हो रही है. इनफैक्ट हम अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं, बट वो चेंजेस इतने माइन्यूट होते हैं कि हमें डे टू डे लाइफ में हम वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते. सो बेसिकली आज आप जो भी हो, आज आप जिस भी तरीके से बिहेव करते हो वो रिज़ल्ट है आपके जीन्स का और आप किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करते हो. एवोल्यूशन का बेसिक मतलब ये होता है कि वो चेंजेस, वो बायोलॉजिकल चेंजेस जो इतने ग्रेजुअल होते हैं मगर ऑर्डरली होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं, जो कि सदियों से चले आ रहे हैं, जो कि डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अडेप्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट से. सो वो जेनेटिकल चेंजेस जो हमारी बॉडी में, हमारी बायोलॉजी में आ रहे हैं बिकॉज हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है और उस इन्वायरमेंट से अडेप्ट करने के लिए हम खुद को किस तरीके से चेंज कर रहे हैं. ये चेंजेस इतने माइन्यूट होते हैं, लाइक आई जस्ट सेड, दैट इनको विजिबल होने के लिए ही हंड्रेड्स ऑफ जनरेशन्स लग जाती हैं. एक ये जो प्रोसेस है जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा अबाउट नेचुरल सिलेक्शन, एवोल्यूशन इसके अराउंड वर्क करता है. अगर हम नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं सो वी हैव टू टॉक अबाउट चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बिलीव करती है कि जो ज़्यादा फिट होगा, जो अपने चेंजिंग इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर लेगा, सिर्फ वो ही सर्वाइव कर पाएगा और जो भी अनफिट होगा वो एज अ रिज़ल्ट डिमिनिश हो जाएगा इस वर्ल्ड से. सो बेसिकली वो ट्रेड्स जो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत नेसेसरी है एंड रिप्रोडक्शन के लिए भी, जो आप पास ऑन कर सकते हो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, उन ट्रेड्स को फिटनेस कहा गया है. वो एक ऐसी एबिलिटी है जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ बेटर जी सकता है, चेंजेस के साथ अडेप्ट कर सकता है, साथ ही साथ अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी जीन्स को कंट्रीब्यूट कर सकता है. दिस इज़ अ वंडरफुल एग्जाम्पल एक्सप्लेनिंग एवोल्यूशन. ये एक तरह की नर्व है जो हर इंसान में प्रेजेंट नहीं है. इस नर्व का एज सच कोई भी यूज़ नहीं होता हमारी बॉडी में, मगर अभी इसको वैनिश होने में थोड़ा और वक्त लगेगा फ्रॉम सर्टेन इंडिविजुअल्स. मगर वहीं पर कई इंडिविजुअल्स में से ये नर्व अब विजिबल नहीं है बिकॉज इसकी नीड नहीं थी और ये सर्वाइवल में कोई रोल नहीं प्ले करती है. सो देर आर 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो एक मॉडर्न ह्यूमन बीइंग को उनके एंसेस्टर्स से डिफरेंट करते हैं, सेपरेट करते हैं. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ दैट ह्यूमन बींग्स का एक ज़्यादा बड़ा और डेवलप्ड ब्रेन होता है विद द इंक्रीज्ड कैपेसिटी फॉर कॉग्निटिव बिहेवियर्स. कॉग्निटिव बिहेवियर्स का मतलब होता है ऑल दी हायर ऑर्डर मेंटल फंक्शंस, यानी कि थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोराइजिंग, आप जो कुछ भी फंक्शंस अपने ब्रेन से परफॉर्म करते हो वो सारे कॉग्निटिव बिहेवियर्स कहलाते हैं. द सेकेंड पॉइंट दैट सेपरेट्स अस फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स इज द एबिलिटी टू वॉक अपराइट ऑन 2 legs, सो दैट जो हमारी अदर 2 legs होती हैं जिन्हें हम आर्म्स कहते हैं, वी कैन एक्चुअली यूज़ देम फॉर सम अदर पर्पस. एंड द थर्ड इज़ अ फ्री हैंड विद अ वर्केबल अपोजिंग थंब, जो एक्चुअली हमें चीज़ें ग्रैब करने से लेकर लिखने में एंड डेली लाइफ फंक्शंस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है.
हमारे बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और बहुत ज़्यादा डेवलप भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्पीशीज़। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है दैट वी हैव अ लार्जर एंड अ हाईली डेवलप्ड ब्रेन। हमारे ब्रेन का टोटल वेट 2.35% होता है एज़ कम्पेयर टू आवर टोटल बॉडी। एंड ह्यूमन सेरिब्रम, जहाँ पे मेन फंक्शंस परफॉर्म होते हैं कॉग्निटिव, वो ज़्यादा इवॉल्व्ड होता है रादर देन अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। सो जो क्वालिटीज़ या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी जो प्रिमिटिव नीड्स होती हैं, आर प्रिमिटिव नीड्स आर हमारी सर्वाइवल की नीड, रिप्रोडक्शन की नीड, उन नीड्स में हेल्प करती हैं, वो क्वालिटीज़ होती हैं जो हम पास ऑन करते हैं इन द नेक्स्ट जनरेशन। दीज आर द क्वालिटीज़ जिन्हें हम फिट क्वालिटीज़ कहते हैं, ये जो क्वालिटीज़ हमारे सर्वाइवल में हमारी हेल्प करती हैं। और इन्वायरमेंट इन बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस को होने में बहुत हेल्प करता है, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कल्चर अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे बिहेवियर को डिसाइड करने में। हम कहाँ पैदा हुए हैं, हमारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, हमें किस तरीके के एक्सपीरियंसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं, ये बहुत हद तक बेस्ड होता है कि हम किस इन्वायरमेंट में वी आर बॉर्न। सो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से बायोलॉजिकल रूट्स एंड कल्चरल रूट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हु वी आर टुडे एंड वेयर वी आर टुडे। बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के लिए आई थिंक हम अपने एंसेस्टर्स के लिए बहुत थैंकफुल है, क्योंकि उन्होंने हमें एक डेवलप्ड बॉडी एंड ब्रेन दिया है। हम डेली लाइफ में इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं सोचते हैं, बट जब हम देखते हैं उन बच्चों को जिन्होंने फॉल्टी जीन इनहेरिट किया है अपने पेरेंट्स से, या फिर उन्हें फिजिकल एंड बिहेवियरल डिसेबिलिटीज़ है, तब हमें इस चीज़ की इम्पॉर्टेंस पता चलती है। बायोलॉजिकल रूट्स के साथ साथ कल्चरल रूट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। कल्चर अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे बिहेवियर को डिसाइड करने में। हम कहाँ पैदा हुए हैं, हमारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, हमें किस तरीके के एक्सपीरियंसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं, ये बहुत हद तक बेस्ड होता है कि हम किस इन्वायरमेंट में वी आर बॉर्न। सो लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर्स, जिसकी शुरुआत ऑफ कोर्स हमें न्यूरॉन्स से ही करनी पड़ेगी, बिकॉज न्यूरॉन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी नर्व्स, सब कुछ न्यूरॉन से बना हुआ है। न्यूरॉन बेसिकली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्टिमुलाई को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने कोई चीज़ देखी या आपने कोई चीज़ फील करी या यू हर्ड समथिंग, वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम ये न्यूरॉन्स करते हैं। वो उस इंफॉर्मेशन को या उस स्टिम्युलाई को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड इनका मेन रोल होता है रिसीव करना इंफॉर्मेशन को, कंडक्ट करना एंड ट्रांसमिट करना इस इंफॉर्मेशन को in the form of electrochemical signals. If you look at these white tables, you will understand that neurons basically अपने सेंस ऑर्गन से या फिर एडजेसेंट न्यूरॉन, जो न्यूरॉन्स उनके साथ होते हैं, उससे इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, वो उसे कैरी करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्चुअली कंप्राइज करता है हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। एंड उसके बाद ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से वो सारी इंफॉर्मेशन को मोटर ऑर्गन्स में लेकर आते हैं, हमारे मसल्स और ग्लैंड्स पे। बेसिकली वो जो भी ब्रेन हमारे मैसेजेस कन्वे करता है वो उसको ट्रांसफ़र करते हैं। देयर आर नियरली 12 बिलियन न्यूरॉन्स दैट आर फाउंड इन आवर ह्यूमन नर्वस सिस्टम, एंड इनकी शेप, साइज, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस अलग अलग होते हैं। डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस, हर न्यूरॉन्स में ये 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते ही होते हैं। इट्स कॉल्ड सोमा, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। अगर हम सोमा की बात करें, इफ़ यू कैन सी इट इन द पिक्चर वेरी केयरफुली, द सेल बॉडी इज कॉल्ड सोमा। सोमा में न्यूक्लियस को कंसिस्ट करता है, एंड बेसिकली सारा जेनेटिक मटेरियल ऑफ द न्यूरॉन इज स्टोर्ड इनसाइड दैट न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस सराउंडेड होता है साइटोप्लाज्म से।
इफ़ वी टॉक अबाउट डेंड्राइट्स, सो ये जो ब्रांच लाइक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सोमा में से ब्रांच आउट कर रहे होते हैं, इन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं, जो कि एक्चुअली रिसीविंग एंड्स होते हैं. सो सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले डेंड्राइट्स पे जाती है, डेंड्राइट से वो इंफॉर्मेशन सोमा में ट्रांसफ़र होती है, एंड देन सोमा उसे आगे अपने न्यूरॉन को पास ऑन कर देता है. सो ये सारी न्यूरल इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं डायरेक्टली या तो सेंस ऑर्गन से. इसका मतलब है हमारे स्किन में भी इस वक्त इतने सारे डेंड्राइट्स होंगे बिकॉज वो रिसीव कर रहे हैं सारे इम्पल्सेस को, एंड देन दे पास इट ऑन. सो डेंड्राइट्स आर द स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स जो एक्टिव हो जाते हैं एज सोन एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल और बायोकेमिकल सिग्नल दे रिसीव. So these received signals, like I just told you, soma में pass on होते हैं and then they move on to the axon. This is how a neuron looks like: the soma, the dendrites, the axon and the axon terminals. Now let us talk about axon. एक्सॉन बेसिकली इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं अलोंग इट्स लेंथ. सो जितना लॉन्ग एक्सॉन होगा उतनी दूर तक इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी. ये सेवरल फीट तक हो सकता है इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड लेस देन अ मिलीमीटर हो सकता है ब्रेन. सो इसकी साइज, इसका लेंथ टोटली वैरी कर सकता है. टर्मिनल पॉइंट जो होता है एक्सॉन का, उसको टर्मिनल बटन्स कहते हैं. जैसे डेंड्राइट्स रिसीविंग एंड्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से टर्मिनल बटन्स बिल्कुल एंड पॉइंट होते हैं एक पर्टिकुलर न्यूरॉन का. ये न्यूरॉन में जो टर्मिनल बटन्स होते हैं, इनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू दी अनदर न्यूरॉन, या फिर अगर वो न्यूरॉन चेन का सबसे लास्ट न्यूरॉन होगा तो वो डायरेक्टली ग्लैंड या मसल्स को भी मैसेज कन्वे कर सकते हैं. बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस हेयर इज़, हमेशा एक न्यूरॉन एक ही डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है. इंफॉर्मेशन विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम डेंड्राइट्स एंड विल एंड एट एक्सॉन टर्मिनल. एक्सॉन से इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स में पास ऑन नहीं हो सकती है. इट्स जस्ट वन वे, इट मूव्स इन वन डायरेक्शन. यहीं पर अगर हम नर्व्स की बात करें कि कितनी टाइप की नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी में, बेसिकली देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ नर्व्स: सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स. सेंसरी नर्व्स को हम एफरेंट नर्व्स भी कहते हैं, जहाँ पर मोटर नर्व्स को हम एफरेंट नर्व्स रेफर करते हैं. देयर इज़ जस्ट अ डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट लेटर हेयर. सेंसरी नर्व्स बेसिकली वो नर्व्स होती हैं, नर्व्स होती हैं जो इंफॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाती है. वेरी सिंपल टू रिमेंबर, सेंस ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जाते हैं उसे सेंसरी नर्व्स कहते हैं. वहीं पर जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे ग्लैंड्स या मसल्स को जाती है उसे हम मोटर नर्व्स कहते हैं. हम इसे मोटर नर्व्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वो हमारे सेंस ऑर्गन्स को मैसेज नहीं दे सकता. फॉर एग्जांपल, अगर आपको वार्मथ फील हो रही है बहुत ज़्यादा, आपने कोई हॉट यूटेंसिल उठा लिया और आपकी स्किन उसको फील कर रही है, आपका ब्रेन डायरेक्टली स्किन को नहीं कह सकता कि स्किन स्टॉप फीलिंग पेन. ब्रेन को आपके हैंड के मसल्स को ही ऑर्डर देना पड़ेगा टू रिमूव द हैंड. बिल्कुल उसी तरीके से यू कैन नॉट इंस्ट्रक्ट योर नोज टू स्टॉप स्मेलिंग. आपको आपके हैंड के मसल्स को मैसेज देना पड़ेगा कि आप नोज पे हाथ रखो एंड स्टॉप स्मेलिंग, बिकॉज सेंस ऑर्गन्स पे मैसेजेस डायरेक्टली कन्वे नहीं होते, बिकॉज सेंस ऑर्गन्स डू नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शंस. इसीलिए सेंसरी नर्व्स का मतलब है जो इन्वायरमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जा रही है वो सेंस ऑर्गन के थ्रू ही जा सकती है. इन 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही जा सकती है. वो काम करते हैं सेंसरी नर्व्स. अब जब उसको प्रोसेस कर लिया है इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने, अब वो मैसेज जो भी कन्वे करेगी मसल्स को या ग्लैंड्स को, वो करती हैं यूजिंग मोटर नर्व्स. हर मोटर नर्व में कुछ न्यूरल कमांड्स होते हैं. कुछ कमांड्स होते हैं जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम देता है, जो हमारी मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है.
कुछ मिक्स्ड नर्व्स भी होती हैं जिसमें दोनों तरीके की फाइबर्स होते हैं, बट वो सेपरेट नर्व्स होती हैं। मिक्स्ड नर्व्स में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, सेंसरी नर्व्स भी एंड मोटर नर्व्स भी। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट नर्व इम्पल्स। हमारे नर्वस सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में होती है, एंड नर्व इम्पल्स तब एक्टिवेट होता है जब हमारे रिसेप्टर्स किसी भी स्टिमुलस के कांटेक्ट में आते हैं। सो आपने कोई हॉट यूटेंसिल टच किया या आपको कोई नीडल पिंच कर रही है, आपके नर्व इम्पल्स उसी वक्त एक्टिवेट हो जाएंगे और आपके नर्व पोटेंशियल में कुछ इलेक्ट्रिकल चेंजेस होने लगेंगे। सो ये जो नर्व पोटेंशियल है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ सडन चेंज जो कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में होता है ऑन द सर्फेस ऑफ अ न्यूरॉन। आपको बेटर समझ में आएगा अगर आप इसको रिलेट करेंगे एक्टिवेशन से। जैसे ही कोई भी आपका सेंस ऑर्गन किसी भी स्टिमुलस के कांटेक्ट में आता है, अचानक से वो एक्टिवेट हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है। उस ट्रिगरेंस को यहाँ पे नर्व पोटेंशियल बिगनिंग बोला गया है। अगर वो जो स्टिमुलस की एनर्जी है वो बहुत वीक है, सो चांसेस है वी वोंट इवन नोटिस इट। जैसे कि एक बहुत डिस्टेंस से अगर आपको कोई आवाज़ दे रहा है और आपको नहीं सुनाई देगी, अगर आपके विजन के एरिया में कोई पर्सन नहीं है और आपके बैक ऑफ द हेड कोई आपको देख रहा है या दे आर कॉलिंग यू फ्रॉम देयर, चांसेस हैं आपकी आइज को वो विजिबल नहीं होगा क्योंकि स्टिमुलस एनर्जी बहुत वीक है। वहीं पर अगर वो स्ट्रॉन्ग इनफ होगी, सिर्फ तभी आपके सेंस ऑर्गन उसे नोटिस कर पाएंगे। अब ये जो नर्व इम्पल्स होती है, जिस तरीके से मैसेजेस कंडक्ट होते हैं आपके नर्वस सिस्टम में, वो कितनी स्ट्रांगली होंगे उसका स्टिमुलस की स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा हॉट यूटेंसिल टच करोगे या आप एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी कोई यूटेंसिल टच करोगे, दोनों का मैसेज बिल्कुल एक ही तरीके से हमारे ब्रेन को जाएगा। उसमें कुछ स्पीड अप करने का कोई प्रोसेस नहीं होता, न्यूरॉन्स एक ही तरीके से काम करती हैं। ऑल और नन प्रिंसिपल का मतलब है कि जो भी आपके नर्व इम्पल्स की स्ट्रेंथ होगी, जिस तरीके से भी मैसेज कन्वे हो रहा है आपकी बॉडी में, वो हमेशा सेम स्ट्रेंथ का ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हैंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ से जा रहा होगा, वहीं ब्रेन तक जाते जाते उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। इट विल स्टे कॉन्स्टेंट। और या तो आपको मैसेज मिलेगा और आप उस पर रिस्पॉन्ड करोगे, या तो आपको मैसेज बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोई भी बीच का प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं फॉलो होता। ऑल और नन प्रिंसिपल का मतलब है अगर आपके विजुअल आईसाइट के अंदर कोई है और आपको वो या तो वो दिखेगा, या तो वो अगर कहीं बैक साइड पे है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ऐसा कोई आधा अधूरा नहीं दिखेगा। या तो आपको आवाज़ पूरी सुनाई देगी या तो आपको बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी। वो जो हल्की आवाज़ सुनाई देती है उसको भी हम ऑल प्रिंसिपल भी कहते हैं, क्योंकि आपको एटलीस्ट इतनी सुनाई दे रही है आवाज़ की आपकी अटेंशन वहाँ पे जा रही है। सो दिस इज़ हाउ ऑल और नन प्रिंसिपल work. Now let us talk about synapse. This is also another interesting topic. Information within the nervous system जो पास होती है वो पास होती है न्यूरल इम्पल्स की फॉर्म में। एक तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और हमें ये भी पता है कि वो इन्फॉर्मेशन कितनी दूर तक जाएगी डिपेंड करता है एक्सॉन की लेंथ पे। जितना लॉन्ग हमारा एक्सॉन होगा उतनी दूर तक वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेगी। एक मैसेज को कन्वे होने के लिए फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लेग्स से कोई मैसेज आपके स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है, उसमें आई डोंट नो n नंबर्स ऑफ न्यूरॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, वी कांट इवन काउंट देम। इतने सारे न्यूरॉन्स होते हैं। एक्सॉन की टिप में एक तरीके का फंक्शनल कनेक्शन होता है जिसे हम साइनैप्स कहते हैं, जो कि दूसरे डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है। इफ़ यू लुक एट द पिक्चर, आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर हेयर कि दो न्यूरॉन्स के बीच में एक छोटा सा गैप होता है। कभी भी दो न्यूरॉन्स आपस में टच नहीं कर रहे होते, देयर इज ऑलवेज अ गैप एंड दैट गैप इज कॉल्ड साइनैप्स। इस साइनैप को हम साइनैप्टिक क्लेफ्ट भी कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को साइनैप्स कहा जाता है। और वो जो पर्टिकुलर गैप होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ क्लेफ्ट, जिसे हम साइनैप्टिक
क्लेफ्ट कहते हैं। इसके अंदर एक तरीके का केमिकल होता है, दैट केमिकल इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। इफ़ यू आर प्लानिंग अ फ्यूचर इन साइकोलॉजी तो ये आपके बहुत काम आएगा, बिकॉज बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जैसे कि डिप्रेशन हो गया या फिर एंग्जाइटी होगी, जो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। सो व्हाट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर? बेसिकली टू न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है, जिसे हम साइनैप्स कहते हैं, उस गैप के अंदर जो भी केमिकल सब्सटेंस होता है उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। सो नाउ इट वुड मेक मोर सेंस टू यू। एक एक्सॉन में इंफॉर्मेशन या जो भी हम न्यूरल इम्पल्स कहते हैं वो पास ऑन हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। जैसे ही वो ट्रांसमिशन हमारे साइनैप्स में आता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल से केमिकल में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे ही वो गैप ख़त्म होता है और वो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट को टच करता है, वो दोबारा से इलेक्ट्रोकेमिकल बन जाता है। दिस इज़ हाउ द इंफॉर्मेशन और द इम्पल्सेस आर पास्ड ऑन थ्रू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन के अंदर वो इलेक्ट्रोकेमिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे ही वो गैप आता है वो केमिकल में टर्न हो जाता है, देन अगेन लाइक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। आई एम श्योर अब आपको कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, या अगर आप कुछ और सजेशंस देना चाहते हैं, do not forget to subscribe to my channel and also share it with your friends. I'll see you next time. Thank you.